वेलकम टू ज्ञान क्लासेस एसआरकेएस। ज्ञान क्लासेस एसआरकेएस में आप लोगों का स्वागत है। क्लास 11 चैप्टर सेट्स का ये हमारा सेकेंड वीडियो होने वाला है। फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट वीडियो में सेट्स के बारे में पढ़ा था, जहां पे हमने सेट्स का डेफिनेशन, उसका प्रॉपर्टी, कुछ जो इम्पोर्टेंट सेट्स हैं मैथमेटिकल वर्ल्ड में, फॉर एग्जाम्पल n फॉर नेचुरल नंबर, z फॉर इंटीजर्स, q for rational numbers and r for real number, e for set of even number, and we were talking about members or not a member, मतलब कि एक एलिमेंट जो है वो अपने सेट से बिलोंग करता है या नहीं करता है, उसको किस प्रकार से हम लोग डिनोट करते हैं। ये सारी बातें हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। फिर हमने एक सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके पढ़े थे, एक था रोस्टर फॉर्म और दूसरा था सेट बिल्डर फॉर्म। ये दोनों को एक दूसरे में चेंज करने का तरीका भी हमने बताया था। उसके बाद हमने पढ़ा इम्पटीव सेट और फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। इतनी जानकारी हमने आपको पहले वीडियो में दिया था और इस बात की हमें बहुत खुशी है कि आपको हमारे फर्स्ट वीडियो पर आपका बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स रहा। अब आज का वीडियो शुरू करते हैं और जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है इक्वल सेट। ठीक है, ये जो हमारा टॉपिक है इक्वल सेट, तो इक्वल सेट देखिए, इसका नाम से ही एक चीज पता चल रहा है कि सेट क्या होगा, इक्वल होगा। अब सेट इक्वल कब होता है, कैसे होता है, वो तो एक सेट को दूसरे सेट से इक्वल तब कहा जाता है जब उसके एलिमेंट्स भी सेम होते हैं। तो इस बात को डेफिनेशन हम लोग कैसे लिखेंगे कि टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट एंड हम लोग उसको कैसे लिखते हैं, ए इक्वल टू बी। ठीक है, अगर वो दो सेट जो है वो ए और बी है तो हम लोग उसको नोटेट करते हैं ए इक्वल टू बी के रूप में। तो चलिए पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं। तो ये हमारा डेफिनेशन है जो कह रहा है कि टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट। ये इंपॉर्टेंट बात है कि सेम एलिमेंट। इक्वल सेट रिप्रेजेंटेड बाय ए इक्वल्स टू बी। ये किस प्रकार से इक्वल होगा, इस बात को हम लोग अब देखते हैं। मान लीजिए कि ए कोई सेट है जिसके पास 1 2 3 5 ये एलिमेंट है और बी एक सेट है जिसके पास भी 1 2 3 5 एलिमेंट है। ये ओनली 4 एलिमेंट दोनों के पास है, बट द मैटर इज दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट 1 1 2 2 3 3 and 5 5. That's why we will say that A and B are equal set and we will represent that by A equal to B. ये हम लोग इसको बात करेंगे कि अगर कोई भी सेट का एलिमेंट दोनों में बराबर है, दो सेट का, तो वो सेट आपस में बराबर होगा। अब इसमें से एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि क्या अगर ये ऑर्डर गड़बड़ा गया, मान लीजिए कि ये सेट का जो एलिमेंट था वो रहता है ऐसे 1 3 5 and 2, तब भी क्या ये इक्वल सेट होता? बिल्कुल होता। इसमें एक चीज बिल्कुल मैटर नहीं करता है कि क्या मैटर नहीं करता है, the order of element need not to be same। मतलब एलिमेंट का जो ऑर्डर है ना वो सेम होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ये हमेशा आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सबसेट एंड सुपर सेट। देखिए, सेट के बारे में तो हम लोग जान चुके हैं, हम लोग सब के बारे में भी हम लोग सुने हुए हैं। ठीक है, हम लोग सब प्लैनेट पढ़े हुए हैं। तो सब प्लैनेट क्या होता है, जो प्लैनेट का चक्कर काटता है, या फिर उसको हम लोग सिंपली बोलते हैं उपग्रह। अब देखिए, यहाँ पे सेट के फॉर्म में अगर हम बात करें तो मान लेते हैं कि ए कोई सेट है और बी कोई सेट है, तो ये बताइए कि ए इस बी का सबसेट होगा। कब होगा? जब ए का सारा एलिमेंट जो है वो बी में रहेगा।
जब ए का सारा एलिमेंट कहाँ रहेगा, बी में रहेगा। तो चलिए पहले डेफिनेशन लिखते हैं, उस बात को अच्छे से समझते हैं। तो डेफिनेशन हम लिख चुके हैं, बोलता है कि अ सेट ए इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक है, कब होगा, जब एवरी एलिमेंट ऑफ ए बी में भी रहेगा, इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से ले लेते हैं कि मान लीजिए कि ए कोई सेट है जिसके पास 1, 2 और 3 ये 3 एलिमेंट है, लेकिन बी भी कोई एक सेट है जिसके पास 1, 2, 3, 4 ये 4 एलिमेंट है। ठीक है, तो देखिए ए का सारा एलिमेंट जो है वो बी में अवेलेबल है, दैट्स वाई ये इज अ सबसेट ऑफ बी, इसलिए ए क्या होगा, सबसेट होगा बी का। कैसे डिनोट करते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं। अब इसमें जो है दो प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है कि हर एक सेट जो है वो अपने आप का ही सबसेट होता है, क्योंकि उसका तो सारा एलिमेंट उसी में होता है, तो वो अपने आप का एक सबसेट होगा। दूसरा कि जो इम्प्टी सेट होता है 5, ठीक है, वो हर एक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। ये दो बात अभी हम लोग लिखेंगे। तो ये हमने दो बात लिखा है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड एवरी एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, इसके बाद ये तो सबसेट का हुआ, और एक और जो टॉपिक हमारा था सुपर सेट। देखिए नाम से ही पता चलता है कि सुपर मतलब सुप्रीम होगा, बड़ा होगा। तो मतलब ये हुआ कि सुपर सेट क्या होगा, जिसके पास ज्यादा एलिमेंट्स होगा। मतलब सबसेट वाला तो होगा ही, लेकिन इसके साथ एक्स्ट्रा भी कुछ होगा। अभी हम लोग क्या एग्जाम्पल लिए थे, देखिए यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया था कि ए जो है वो बी का सबसेट हुआ था, ए जो है वो बी का सबसेट हुआ था। ठीक है, तो देखिए बी जो है वो ए का सुपर सेट होगा, बी जो है वो ए का क्या होगा, सुपर सेट होगा। क्यों, क्योंकि इसके पास इसका वाला तो एलिमेंट है ही, लेकिन इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा भी एलिमेंट है जो ए में नहीं है, दैट्स वाई बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। चलिए, तो सेट ऑफ ए रैशनल नंबर लिए हैं और दूसरा लिए हैं सेट ऑफ ए रियल नंबर। देखिए जो सेट ऑफ रैशनल नंबर क्यू है, ठीक है, वो तो रियल नंबर का सबसेट होगा। ठीक है, रियल नंबर का सबसेट होगा। ठीक है, और अच्छा क्यों होगा, क्योंकि रैशनल नंबर जो है वो रियल नंबर के अंदर आता है। ठीक है, तो ये सबसेट हो गया। लेकिन आर जो है वो रैशनल नंबर का सबसेट नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल से बात को हम बताते हैं जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर ए कोई सेट है 2, 4, 6 एंड बी कोई सेट है जो डिफाइंड है इस प्रकार से एक्स सच दैट एक्स इज इवन नंबर लेस देन 8, इस प्रकार से इसको डिफाइन किया गया है। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि B का अगर हम इसको अभी अगर हम चेंज करें, देखिए ये जो इसका B का जो यहाँ पे डिफाइन किया गया है वो किस फॉर्म में है, वो आपका सेट बिल्डर फॉर्म में है। अभी इसको हम लोग चेंज करने जा रहे हैं रोस्टर फॉर्म में। तो x बोलता है x तो इवन नंबर है, लेकिन लेस देन किसके है, 8 से छोटा है। तो 8 से छोटा लेस देन तो यही मिलता है हमारे पास। तो देखिए यहाँ पे क्या है हम लोग के पास कि a का सारा एलिमेंट B में है, a का सारा एलिमेंट B में है, मतलब A तो सबसेट होगा B का। ठीक है, और B भी सबसेट होगा A का। मतलब ये हुआ कि A जो सेट है वो B सेट के बराबर हो जाता है। और एक और अगर हम उदाहरण लें, क्या कि अगर A जो है वो वोवेल का सेट है, ठीक है, और B जो है वो अल्फाबेट का सेट बना हुआ है कुछ भी। ठीक है, ऐसे में देखिए क्या A B का सबसेट होगा, क्या A B का सबसेट होगा, क्या A का सारा एलिमेंट B में है या B का सारा एलिमेंट A में है, बिल्कुल नहीं। तो हम लोग लिखेंगे A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B,
या इसको अगर हम लोग डिनोट करें तो ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ पी। ठीक है, यहां तक आशा है आपको सारा बात क्लियरली समझ में आया है। नेक्स्ट कुछ टॉपिक और हमारे पास बचा हुआ है जिसको हम लोग अभी आगे देखेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा पावर सेट है नेक्स्ट टॉपिक, जो कहता है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट ए कोई सेट है जिसका जितना भी सबसेट होगा अगर वो हम लोग कलेक्शन कर लेते हैं, लिख लेते हैं, तो वो पावर सेट कहलाता है। और पावर सेट को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। इस बात को हम लोग चलिए एग्जाम्पल्स लेते हैं। मान लेते हैं कि एक हमारे पास सेट है 1 2, ठीक है, तो इसका ऑल पॉसिबल सेट क्या होगा सो बताइए। पहला तो ये होगा क्योंकि एवरी सेट जो है क्योंकि इम्पटी सेट जो है वो हर सेट का सबसेट होता है, तो एक तो ये होगा, दूसरा क्या हो जाएगा, एक तो 1 हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा, एक तो 2 हो जाएगा, और चौथा सबसेट क्या हो सकता है, ये 1 2 हो जाएगा। क्योंकि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये हर एक सेट जो है खुद का ही सबसेट होता है। तो ये ऑल पॉसिबल जो है इसका 4 सबसेट होता है, और इसी को हम लोग बोलेंगे पावर सेट। ठीक है, तो इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, लिखेंगे इफ एन ए इक्वल टू एम, ठीक है, देन नंबर ऑफ पावर सेट इक्वल टू क्या होगा, 2 का n होगा। ठीक है, ये m हो जाएगा, मतलब जितना इसमें एलिमेंट रहेगा उसी का यहाँ पे आपको बिठाना है और वो उसका वैल्यू आएगा। चलिए चेक करते कि 2 का अगर यहाँ पे 2 वैल्यू था तो ये हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 4, मतलब इसका 4 सबसेट होगा। ये 4 सबसेट हमारे साथ यहाँ पे है भी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिंगलटन सेट। नेक्स्ट टॉपिक है सिंगलटन सेट। क्या है सिंगलटन सेट भाई, तो नाम से ही क्लियर होगा, सिंगलटन सेट मतलब जिस सेट के पास केवल एक एलिमेंट रहेगा उसी को हम लोग सिंगलटन सेट बोलेंगे। इसका डेफिनेशन होगा इफ अ सेट हैज ओनली वन एलिमेंट, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सिंगलटन सेट बोलेंगे। जैसे एक सेट लेते हैं, मान लेते हैं ए, जिसके पास केवल 2 एक ही एलिमेंट है, तो ये हो जाएगा सिंगलटन सेट। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा और बेहतरीन ढंग से समझते हैं कुछ एग्जांपल लेकर के, कि अगर ए कोई सेट है एक्स सच दैट एक्स जो है ये x-1 और x-3 को डिफाइन करता है इक्वल टू 0। और एक और सेट लेते हैं, मान लेते हैं b, जो x सच दैट x बिलोंग्स टू, ठीक है, n फॉर नेचुरल नंबर का सेट है, एंड क्या, x स्क्वायर इक्वल टू 4। ये 2 सेट हमने लिया है। देखिए यहाँ पे x का वैल्यू आपको मिलेगा 1 और 3। x को जब इक्वेट करेंगे x-1 को 0 के साथ तो 1 आएगा, और x-3 को इक्वेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3। थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं, x-3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3, ऐसा हम लोग 10th में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे 2 एलिमेंट आया इस सेट का, तो ये सिंगलटन सेट होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। अब इसमें आते हैं, एक्स स्क्वायर का वैल्यू है हमारे पास 4 दिया है, देयरफॉर एक्स इक्वल टू आएगा पॉजिटिव नेगेटिव 4, मतलब एक्स का वैल्यू आया -4 और +4। तो देखिए एन जो है एक्स किससे बिलोंग कर, नेचुरल नंबर के साथ, तो नेचुरल नंबर क्या होता है, काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग विथ 1। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, मतलब केवल एक एलिमेंट है, तो ये जो सेट है सेट बी वो हमारा सिंगलटन सेट होगा। आई थिंक अब आपको बात समझ में आ गया होगा कि सिंगलटन सेट होता क्या है। जिस सेट के पास केवल एक ही एलिमेंट होगा वही सिंगलटन सेट होगा। ठीक है, अब हमारा टॉपिक है यूनिवर्सल सेट। देखिए इसका नाम से एक बात तो क्लियर हो रहा है कि ये ऐसा सेट होगा, ठीक है, जिसमें उस प्रकार का सारा एलिमेंट आ जाएगा। तो चलिए इसका डेफिनेशन लिखते हैं, जो है
The definition is the set containing all element of a problem under consideration is called universal set. It is denoted by U. देखिए इस बात को हम अभी एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक जो है रैशनल नंबर का सेट होता है, एक और सेट होता है इंटीजर का। ठीक है, तो इसमें रैशनल नंबर में क्या होता है, केवल रैशनल नंबर टाइप का पूरा रहता है एलिमेंट, और इंटीजर में क्या होता है जो प्लस माइनस का वैल्यू कंटेन करता है ना, वो उसमें केवल उसी टाइप का रहता है। लेकिन एक और है जो है रियल नंबर का सेट। ये क्या है, इसमें दोनों आता है, इसमें दोनों आता है, एंड दैट्स व्हाई रियल नंबर इज अ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, ये रियल नंबर जो है वो यूनिवर्सल सेट कहा जाता है। इसके बारे में हम लोग और डिटेल से भी आगे पढ़ेंगे। जब हम लोग वेन डायग्राम आएंगे तो वहां पे यूनिवर्सल सेट का मतलब आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है ओपन एंड क्लोज इंटरवल। ओपन एंड क्लोज इंटरवल, देखिए ओपन एंड क्लोज इंटरवल जो है इस टाइप की चीज को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ओपन को हम लोग स्मॉल ब्रैकेट से डिनोट करते हैं और क्लोज इंटरवल को हम लोग बड़ी ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ओपन इंटरवल का क्या डेफिनेशन हो सकता है, लिखेंगे ओपन इंटरवल इज डिनोटेड बाय लाइक दिस। ए बी क्या है, ओपन है, और इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, ये हो जाएगा एक सच दैट। ठीक है, कैसे डोंट कर देखिए, आराम से देखिएगा, ए लेस देन एक्स एंड इज लेस देन बी। इस प्रकार से इसको हम डिनोट करते हैं। इसमें एक चीज तो क्लियर है, ठीक है, कि आपके पास क्या नहीं रहता है भाई, आपके पास इसका इंड पॉइंट एलिमेंट जो है वो नहीं रहता है। तो लिखते हैं कि इंड पॉइंट एलिमेंट नॉट इंक्लूडेड। इसमें क्लियर ही नहीं रहेगा कि इसका बाउंड्री कहां तक है। ठीक है, लेकिन क्लोज इंटरवल में ये इंड पॉइंट है वो क्लियर किया हुआ रहता है। और क्लोज इंटरवल के बारे में हम लोग जानेंगे कि क्लोज इंटरवल इज डिनोटेड बाय कैपिटल ब्रैकेट, और इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। और इसको इसमें देखिए बाउंड्री आपको नजर आएगा, एक्स सच दैट ए इज ग्रेटर देन एंड लेस देन ग्रेट ए इज लेस देन और इक्वल टू एक्स एंड x इज लेस देन और इक्वल टू b। ठीक है, इसमें क्या है कि देखिए a और b के बीच में ही x का वैल्यू होएगा। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू यहाँ पे नहीं होता है। एंड इंड पॉइंट एलिमेंट इंक्लूडेड, इसमें तो शामिल रहेगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, अब वो किस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। मान लीजिए कि ए बी, इसको अगर हम लोग को दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, एक सच दैट ए इज लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन बी। दूसरा है कि ए बी क्लोज इंटरवल में लेते हैं इसको, तो हम लोग लिखेंगे एक्स सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू एक्स एंड x इज लेस देन और इक्वल टू b। आधा खुला रखते हैं और दूसरा को बंद कर देते हैं, तब कैसे लिखेंगे, x सच दैट, देखिए तो ओपन है ना, तो a हो जाएगा लेस देन x, लेकिन ये इक्वल टू और लेस देन होगा b। एक और कि a b इधर से ये ओपन रहेगा, तो x सच दैट a लेस देन और इक्वल टू x एंड लेस देन b। इस प्रकार से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, और अगर इसको थोड़ा सा डिटेल में समझें कि
एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स जो है क्या है, आर फॉर रियल नंबर है, एंड -4 इसका बाउंड्री दिया है -4x एंड लेस देन -6। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज क्लियर कीजिए कि देखिए -4 है ना, और ये केवल लेस देन का वैल्यू यहाँ साइन दिया है, लेस देन मतलब ये ओपन है, तो -4 ये ओपन हो जाएगा, लेकिन -6 को बाउंड किया है तो ये क्लोज्ड हो जाएगा। इस प्रकार से आपको इसका बाउंडेशन को लिखना होता है। वेन डायग्राम, ठीक है, तो देखिए वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट और सबसेट, ये दो चीजों का हम लोग यहाँ पे दो सेट का इस्तेमाल करेंगे। यूनिवर्सल सेट को हम लोग रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं, ठीक है, रेक्टेंगल से, और जो सबसेट होगा उसको सर्किल से डिनोट करते हैं। ये आपका यूनिवर्सल सेट होगा और ये सबसेट होगा, ठीक है। और ऑल सेट जो है वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है। जितना भी सेट है आपके पास वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है, ठीक है। क्या हम बोल रहे हैं कि ऑल सेट्स आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। एक एग्जांपल लेते हैं ठीक है, क्या हम एग्जांपल लेते हैं कि U इक्वल टू, मतलब यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक और सेट सबसेट है A, इसके पास एलिमेंट है 1 2 3। अगर इसको हमको दिखाना पड़े तो किस प्रकार से हम लोग दिखाएंगे वो देखें। ठीक है, ये हमारा है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। और ए सेट जो है वो क्या कंटेन करेगा, A 1 2 3, ठीक है। तो इसके छोड़ करके यूनिवर्सल सेट के पास क्या बच गया, ठीक है, ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट। और ये सारा एलिमेंट जो है 1 2 3 से लेकर सारा जो 10 है इसके बाहर रहेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि A जो है वो सबसेट है किसका, U का सबसेट है, फॉर यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, ठीक है। अब यहाँ के बाद देखिए वेन डायग्राम में भी आगे और बहुत सारा आपको जानना है, क्योंकि इसका जो प्रॉपर्टी आएगा कुछ कुछ, ठीक है, क्योंकि उसमें से आपको यूनियन ऑफ सेट जानना पड़ेगा, इंटरसेक्शन सेट जानना पड़ेगा, डिसजॉइंट सेट क्या होता है वो, तब जाकर के फिर हम लोग लास्ट में इसको कंक्लूड करेंगे, तब आपको बहुत सारा वेन डायग्राम बनाने का मौका मिलेगा। तो चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। यूनियन सेट, ठीक है, यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट। ये यूनियन क्या होता है, देखिए यूनियन हम लोग जानते हैं ना, मजदूर यूनियन होता है, छात्र यूनियन, स्टूडेंट यूनियन होता है। वो यूनियन मतलब क्या होगा, समूह, ठीक है। तो अगर हम दो सेट लें A और B, तो A यूनियन B क्या होगा, सारा एलिमेंट जो है वो A यूनियन B में आ जाएगा, चाहे वो A में है और B में है, दोनों वाला मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहले डेफिनेशन लिखते हैं इसका, लिखेंगे द यूनियन ऑफ A एंड B इज द set which consist all the element of A and B, जो A और B के सारे एलिमेंट को कंसिस्ट करेगा। अगर हम इसको दिखाएं इस प्रकार से, मान लेते हैं कि ये हमारा एक सेट है जिसका नाम है A, ठीक है, और B एक सेट है, ठीक है, जो इस प्रकार से ये पूरा और ये, क्योंकि दोनों आपस में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, A यूनियन B को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं A यूनियन B, ठीक है। एक क्वेश्चन से समझाते हैं इस बात को कि A इक्वल टू 2 4 6 8 10, ठीक है, और B इक्वल टू है हमारा 6 8 10 12 एंड
14। तो बोलता है कि फाइंड ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी के लिए क्या निकालें हम लोग, लिखेंगे आंसर पर लिखते हैं ए यूनियन बी इक्वल टू, देखिए जो एलिमेंट है सो तो है, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। ठीक है, तो 2 का 2 4 6 यहां भी है, इसका मतलब ये नहीं कि 2 बार लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। 8 का 8 10 12 और 14। ए यूनियन बी हमारा ये होगा। एक चीज का हमेशा ख्याल रखेंगे कि कोई भी एलिमेंट रिपीटेड नहीं होता है, वो एक ही बार लिखाएगा, दोबारा नहीं लिखाएगा। तो ये यूनियन बी ये होता है। अब इसका कुछ प्रॉपर्टी है हमारे पास, कुछ प्रॉपर्टियां जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो क्या प्रॉपर्टी है, पहला ये है कि ए यूनियन बी जो है वो बी यूनियन ए के बराबर होता है। इसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और क्या है, दूसरा है कि ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, ए यूनियन बी का यूनियन सी के साथ और ए यूनियन बी यूनियन सी के साथ, ठीक है, ये बराबर होता है। इसको बोलते हैं हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद ए यूनियन फाई, ठीक है, इक्वल टू होता है ए। ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, और क्या है दूसरा, इसके बाद नेक्स्ट एक और है, ठीक है, कि ए का यूनियन ए के साथ हमेशा ए होता है। इसको हम लोग बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, और क्या होता है, यूनिवर्सल सेट का यूनियन ए के साथ हमेशा यू होता है, जो है लॉ ऑफ यूनिवर्सल। इतना सारा प्रॉपर्टी है आपका यूनियन के साथ। ठीक है, क्या क्या, देखिए फाई जो है एक नल सेट होता है ना, इस नल सेट का ये डिनोटेशन है, तो उसके साथ उसका यूनियन क्या होगा, वो खुद होगा, क्योंकि उसका कुछ तो एलिमेंट होता ही नहीं है, तो दैट्स वाई उसका यूनियन खुद ए होगा। और ए का यूनियन ए के साथ ही वो खुद एक ही एलिमेंट मिलेगा उसको, तो वो भी आइडेम्पोटेंट लॉ को फॉलो करेगा। इस प्रकार से यूनियन सेट का जितना भी कॉन्सेप्ट है वो आपको यहां तक क्लियर हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। देखिए इंटरसेक्शन हम लोग पहले तो बात को समझ चुके हैं कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, तो कितना डिग्री बनेगा, वो सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे जो कॉमन एलिमेंट रहेगा ना, दोनों में कॉमन एलिमेंट, दो सेट है उसका कॉमन एलिमेंट जो है वो इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, तो जो वही बात को पहले हम लोग लिखते हैं। इसका डेफिनेशन है द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। ठीक है, और इसको इंटरसेक्शन को हम लोग ए और जो यूनियन था उसको उलट देते हैं, तो ये इंटरसेक्शन बी इस प्रकार से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग इस रूप में भी वेन डायग्राम से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, कि ये मान लेते हैं दो सेट है ए और बी। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ना, जो दोनों का कॉमन भाग है, ठीक है, ये हमारा होगा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग ले सकते हैं जिससे हम लोग समझ लेते हैं। पहले क्या कि लेट ए जो सेट है उसके पास एलिमेंट है 1 3 5 7 और बी जो सेट है उसके पास एलिमेंट है 3 5 7 9। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, अभी हम क्या बोले कि दोनों में जो कॉमन है, तो दोनों में कॉमन क्या है भाई, 1 देखिए वहां पे 1 है नहीं, 3 देखिए 3 है तो 3 लिखेंगे, 5 भी है, 7 भी है, लेकिन 9 है, 9 नहीं है। इस प्रकार से ए इंटरसेक्शन बी आएगा 3 5 7 एलिमेंट को कंटेन करेगा। ठीक है, अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टियां हैं। ठीक है,
इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का जो है उसका भी कुछ प्रॉपर्टी है। तो चलिए पहले प्रॉपर्टी को लिखते हैं। प्रॉपर्टी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए होता है। ये कौन सा प्रॉपर्टी होता है? ये आपका होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है वो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, ये बराबर होता है। इसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। उसके बाद क्या है कि नल सेट के साथ इंटरसेक्शन जो है वो हमेशा क्या होता है? ये हमेशा आपका आता है नल, और यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन हमेशा आता है ए। ये क्या आंसर लॉ है भाई? ये है आपका लॉ ऑफ फाई एंड यू फॉर यूनिवर्सल, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टियां हैं। इसमें कुछ और भी प्रॉपर्टी है जो इस प्रकार से है। ये खुद का इंटरसेक्शन अगर करता है, ठीक है, तो ये भी ए आता है। इसको हम लोग बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। और क्या है? एक और प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी और उसका यूनियन जो है वो हो जाता है ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये दोनों आपस में बराबर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हम लोग ये सब बात पढ़ चुके। कैसे? देखिए ए बी प्लस सी, ऐसा हम लोग पढ़े थे। तो ए इंटू बी करते थे प्लस ए इंटू सी, ये दोनों आपस में क्या होता था? बराबर होता था। यही प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाया गया है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन में इतना बात है, ये सारा प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि इसी बेसिस पे हम लोग आगे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आगे क्या है पढ़ना? एक और सेट है जिसका हम लोग बात पहले भी इसका जिक्र कर रहे थे। इसका नाम है डिसजॉइंट सेट, ठीक है। डिसजॉइंट सेट, देखिए डिसजॉइंट सेट जो बता रहा है ना, वो खुद में अपने आप को डिफाइन कर रहा है कि कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा। डिसजॉइंट, ज्वाइन ही नहीं होगा तो नो कॉमन एलिमेंट। अगर शॉर्ट में समझना है तो क्या बोलेंगे कि कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। तो इसका डेफिनेशन होगा, तो इसका डेफिनेशन क्या है कि इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू आता है फाई। फाई का मतलब क्या? नल सेट, कुछ भी नहीं। देन ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। और इसको वेन डायग्राम में अगर हम दिखाना चाहें कैसे दिखाएंगे? ये दो सेट है, ठीक है, ए और एक और सेट है बी। दोनों के बीच में कोई मतलब नहीं है, कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो ये आपका डिसजॉइंट को दिखाता है, ठीक है। और इसमें एग्जांपल ले लेते हैं। ए के पास जो एलिमेंट है 1 2 3 है और बी के पास एलिमेंट है 6 4 8। तो इन दिस केस वी आर वाचिंग दैट ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है? क्या कुछ है कॉमन दोनों में? कुछ नहीं है। तो ये आपका क्या आएगा? नल सेट, फाई आएगा। दिस इज वाई दिस शोज दैट ए एंड बी, द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज डिसजॉइंट सेट। कोई भी कॉमन सेट एलिमेंट है ही नहीं, इस कारण से ये कहलाता है डिसजॉइंट सेट, ठीक है। अब एक और होता है डिफरेंस ऑफ सेट, मतलब अंतर। जो घटाव हम लोग पढ़ते हैं न्यूमेरिकल, उसको सेट्स में कैसे हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे उसको देखते हैं। तो हमने डेफिनेशन लिखा है डिफरेंस ऑफ सेट का कि द डिफरेंस ऑफ द सेट ए एंड बी इन दिस ऑर्डर इज दैट द सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट बिलोंग्स टू बी। जो ए में है वो बी में नहीं रहेगा, और इसको हम लोग दिखाते हैं a माइनस बी। मतलब अगर हम 4 - 2 करते थे तो जो 4 है उसका नहीं,
इसके छोड़ करके जो बचता था, मतलब इसके बाहर 2 से बाहर 6 के, अगर 6 माइनस 4 है तो 4 से बाहर जो बचता था वही तो 2 बचेगा, तो 2 ही इसका डिफरेंस ऑफ सेट कहलाता था। जैसे कि अगर हम लोग बोले कि b माइनस ए, मतलब क्या है कि जो इसमें है इसमें नहीं है, ठीक है, जो इसमें है वो इसमें नहीं है। या फिर और इसको थोड़ा सा समझने के लिए हम एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं, ठीक है, कि a इक्वल टू हमारे पास एक सेट है 1 2 3 का, और b इक्वल टू सेट है 4 5 3 का, ठीक है। तो a माइनस बी क्या हो जाएगा हमारा, a माइनस बी क्या हो जाएगा, देखिए क्या नहीं है, ठीक है। इसके अलावे क्या बच रहा है हमारे पास, तो एक बच रहा है 1 और दूसरा बच रहा है 2, ठीक है। और b माइनस ए का अगर बात करें तो b को पहले रखेंगे, इसमें केवल a का क्या एलिमेंट बच रहा है हमारे पास, जो मिल रहा है वो है 4 और 5, ठीक है। मतलब इसका वाला छोड़ करके जो बचता है वही हमारा होता है a माइनस बी और b माइनस ए। इसको अगर हम लोग दिखाना चाहें इस प्रकार से तब कैसे दिखाएंगे, ठीक है। तो एक हमारा सेट है a और एक और सेट है b, ठीक है। तो a माइनस बी अगर हमको दिखाना पड़े a माइनस बी, ठीक है, तो कौन सा दिखाएंगे, तब हम लोग दिखाएंगे इसको, ठीक है, ये वाला है। और b माइनस ए जब दिखाना पड़े तब दिखाएंगे इसको, ठीक है। ध्यान से इस फिगर को समझिएगा, जब a माइनस बी दिखाना हो तो हम दिखाएंगे इसको, और b माइनस ए दिखाना हो तो इसको दिखाएंगे। और ये क्या है बीच वाला, ये है हमारा a इंटरसेक्शन b, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होता है, क्या बात होता है कि a माइनस बी, b माइनस ए और a इंटरसेक्शन b, ये तीनों जो है वो म्यूचुअली डिसजॉइंट होता है, ठीक है। मतलब तीनों का आपस में कोई लेना देना नहीं होता है, कोई भी कॉमन चीज नहीं होता है। अब है हमारा कंप्लीमेंट सेट, जो कहता है कि लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए इज सबसेट ऑफ यू, देन द कंप्लीमेंट ऑफ ए इज द सबसेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ यू विच आर नॉट इन द एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। क्या बोल रहा है कि अगर ये एक सेट है तो यूनिवर्सल सेट इसको छोड़ करके, ठीक है, जो भी एलिमेंट बच रहा है यूनिवर्सल सेट का वो सारा ए डैश या फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए होगा। मतलब ये हुआ, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू यू, जो एक्स में तो बिलोंग कर रहा है लेकिन ए में बिलोंग नहीं करेगा। मतलब ये हुआ कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए जो है वो यूनिवर्सल सेट और सेट ए का घटाव होता है। तो अगर यहाँ पे हम लोग निकालें कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, देखिए दोनों में क्या नहीं है, जो बच रहा है वही होगा, ठीक है। तो 1 है, 2 नहीं है, 3 है, 4 नहीं है और 6 नहीं है, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। जो दोनों में कॉमन नहीं है वही होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। मतलब ए से बाहर का, तो ए से बाहर का क्या बचा है, इतना 3 बचा इसमें जो यूनिवर्स सेट का है, ठीक है। तो अब कॉम्प्लीमेंट सेट का कुछ प्रॉपर्टी है, क्या है, यूनियन ऑफ set A and its complement will be universal set. Intersection of set A and its complement will be null set. Complement of A union B will be intersection of A and B का complement, ये जिसको बोलते हैं डिमॉर्गन लॉ, ठीक है। और intersection of A and B and its complement will be equal to complement of A and कंप्लीमेंट ऑफ बी का यूनियन, ठीक है। और ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये वो हम लोग भी पहले ही पढ़ चुके, क्या कि इनवर्स जो है वो ये दोनों हो जाता है कैंसल,
ठीक है, तो यही यहाँ पे है लॉ ऑफ डबल कम्प्लीमेंट है, और ये है कि फाइव का कम्प्लीमेंट जो है बिलोंग करता है यूनिवर्सल सेट से, और यूनिवर्सल कम्प्लीमेंट जो है वो नल सेट के बराबर होता है। अब इसके आगे क्या पढ़ना है? इसके आगे हमको पढ़ना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। ठीक है, तो अगर 3 सेट हम लेते हैं, पहला इफ ए बी एंड सी जो है वो फाइनाइट सेट है। कौन सा सेट है? फाइनाइट सेट है। तब क्या होगा, जो नंबर ऑफ एलिमेंट होगा यूनियन बी का, वो होगा नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ इंटरसेक्शन बी। ये क्यों हुआ, इसको हम घटाना क्यों पड़ा, इसको बात को पहले हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, ये जो भाग है ना वो 2 बार काउंट हो गया, इसमें भी काउंट हो गया और इसमें भी काउंट हो गया। ठीक है, तो इन दिस केस इसको क्या करेंगे, एक बार घटा देंगे, क्योंकि ये तो एक ही बार ना यूज होगा, काउंट होगा, तो ये इसको हम एक बार क्या किए, घटा दिए हैं। और एक और है कि नंबर ऑफ एलिमेंट विथ यूनियन ऑफ 3 सेट, ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सी। और इसको अब हम लोग घटाएंगे कैसे, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को घटाना पड़ेगा माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी को घटाना पड़ेगा। लेकिन ये दोनों को घटाने के बाद एक और बचेगा कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को जोड़ देंगे। ये क्यों हुआ, इसको भी फिगर से हम लोग बात को समझते हैं। ये इस प्रकार का कुछ फिगर बनता है। ठीक है, तो ये जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है वो तो दोनों घटेगा ही घटेगा, लेकिन ये जो तीनों पॉइंट भाग आ रहा है ना इंटरसेक्शन वाला, वो क्या होगा कि वो जुड़ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये निकलता है। अब कुछ वेन डायग्राम जो निकालने का ड्रॉ करने का बोलेगा कि ड्रॉ वेन डायग्राम। इस पूरे सेट्स का ये अंतिम टॉपिक है। ठीक है, जिसमें से कुछ हम लोग वेन डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। पहला है ए यूनियन बी, ठीक है, का कंप्लीमेंट। तो इसको कैसे दिखाएंगे, ये हमारा है यूनिवर्सल सेट, और बोलता है कि इसका कंप्लीमेंट मतलब इन दोनों का जो कंप्लीमेंट होगा उसको छोड़ करके ना, तो ए और ये बी। तो देखिए, जब इसका छोड़ेंगे तो ये सारा हो जाएगा पूरा, और बी का जब छोड़ेगा तो ये कुल मिला के यूनियन को छोड़ करके, मतलब ये पूरे को छोड़ करके पूरा जो भाग है हमारा यहाँ पर, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा इसका कंप्लीमेंट। ठीक है, दूसरा है ए डैश यूनियन बी डैश। इसका क्या होगा भाई, तो इसमें केवल बात कर रहा है कि यूनियन को ही छोड़ना है। तो एक ये हमारा डायग्राम बना है जिसमें से कुछ इस प्रकार से फिगर बना ए बी। अब देखिए, बोलता है कि इसका जो यूनियन है वो छूटेगा। कहने का मतलब कि ये जो यही ना यूनियन है दोनों का कॉमन, तो इसको छोड़ करके बाकी पूरा जो रीजन होगा, बाकी पूरा जो रीजन होगा वो कहलाएगा इन कंप्लीमेंट ऑफ ए एंड कंप्लीमेंट बी का यूनियन। ठीक है, ये नहीं होगा, बीच वाला बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट है, एक और कुछ ले लेते हैं, जैसे कि इंटरसेक्शन में अब आते हैं। तो जब इंटरसेक्शन में आएंगे, ठीक है, तब कैसे होगा हमारा, ये देखिए फिगर तो सब में एक ही रहने वाला है। अब तो इसका फिगर कैसा बनेगा इंटरसेक्शन का, वो देखिए 1 2 सेट हो गया ए और बी। तो इंटरसेक्शन में कौन सा पॉइंट छूटता है, ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है वो छूटेगा, बाकी ये पूरा एरिया जो है, ठीक है, वो कवर हो जाएगा। और एक और लास्ट है कि ये इंटरसेक्शन का दोनों का कंप्लीमेंट का जो होगा फिगर,
ठीक है, वो कुछ इस प्रकार से होगा, ए और बी। ठीक है, अब देखिए ये दोनों का अलग अलग इंटरसेक्शन हुआ है, कहने का मतलब ये है कि ये दोनों एरियाज को छोड़ करके जो पूरा है वो हमारा हो जाएगा इस तरीके से, इसका वेन डायग्राम बनेगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या निकला कि ए यूनियन बी का जो कंप्लीमेंट है वो इंटरसेक्शन ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ ए एंड बी, दोनों का कंप्लीमेंट के क्या है, दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। मतलब ये फिगर और ये इसका फिगर दोनों का आपस में आया बराबर। और एक और आया क्या चीज कि इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी का कंप्लीमेंट जो है वो ए यूनियन बी दोनों का कंप्लीमेंट के बराबर होता है। इतना बात इस पूरे सेट चैप्टर में हम लोग जब सॉल्यूशन करेंगे तो इतना बात हम लोग को ध्यान में रखना होगा, एक एक चीज। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है तो चैप्टर में जाने का कोई मतलब है नहीं, हम डायरेक्ट भी चैप्टर में जा सकते थे, किंतु जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीधा चैप्टर को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट के साथ। यकीन मानिए कि कॉन्सेप्ट जब क्लियर रहेगा आपका तो सेट्स इतना इजी चैप्टर है कि आपको पूरे 11th में सेट्स से इजी चैप्टर नहीं मिलने वाला।